नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात होगी देश के संविधान की, यानी स्वतंत्र रूप से जीने का मौलिक अधिकार देने वाले संविधान दिवस की। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा और कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ खास रहा, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी खबर भी बताएंगे, जहां बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज है और अभी तक जो जानकारी निकल रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, इस बारे में भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। कुरुक्षेत्र में संविधान दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अगले 1 साल तक संविधान महोत्सव मनाने का ऐलान भी कर दिया है। राज्यसभा से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि राज्यसभा के लिए अब चुनाव होने को है। कहां पर चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इसके बाद चंडीगढ़ की एक खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें मशहूर रैपर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर बमबारी हुई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल होना लाजमी हो जाता है। तो कहीं मत जाइए अगले आधे घंटे तक बिग न्यूज बिग शो में, क्योंकि तमाम खबरें जुड़ी है सीधा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर। और सबसे पहले संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। इस दौरान संविधान के 75वीं वर्षगांठ का सिक्का, डाक टिकट और 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। यह रिपोर्ट आपकी नजर। भारत को मिली अपने संविधान के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर देश की पुरानी संसद भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखा गया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान का निर्माण, एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा टाइटल की किताबों का विमोचन भी किया गया। ये दोनों किताबें संस्कृत और मैथिली में जारी की गई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। संविधान की प्रस्तावना में
उल्लिखित आदर्श एक दूसरे के पूरक है। समग्र रूप से ये सभी आदर्श ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिसमें हम नागरिक को फूलते फलते समाज में योगदान देने तथा साथी नागरिकों की मदद करने का अवसर मिलता है। माननीय संसदगण, संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का ये दायित्व है कि वे सामान्य लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मिलजुल कर काम करें। संसद द्वारा पारित किए गए अनेक अधिनियमों से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को के रूप में किया गया है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत का हर नागरिक अपने संविधान पर गर्व महसूस करता है और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। 75 वर्ष पहले इसी दिन इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। बता दें कि साल 1947 में भारत को मिली आजादी के करीब 2 साल बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का अपना संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं, जहां चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और खबर यह भी मिल रही है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, जबकि शिंदे और अजीत पवार गुट से एक एक डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। रिपोर्ट देखें। देवेंद्र जी आगे बढ़ो। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है। इस दौरान एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे।
बता दें कि विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण तक एकनाथ शिंदे कार्यवाहक सीएम रहेंगे। उधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई, जिसमें फडणवीस को नेता चुना जाएगा। खबर ये भी है कि फडणवीस के सीएम बनने पर नई सरकार में पहले की ही तरह 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एनसीपी की ओर से अजित पवार और शिवसेना की ओर से शिंदे किसी नए विधायक का नाम आगे कर सकते हैं। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 230 सीटें मिली हैं, जिसमें बीजेपी को 132 सीटें मिली, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। यानी इस बार बीजेपी को 27 सीटों का लाभ पहुंचा है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ी शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली हैं और एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटें मिली हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से सीएम के लिए किसका चेहरा सामने आता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार बीजेपी ने अपने फैसलों से सभी को चौंकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महाराष्ट्र के बाद अब बात हरियाणा की करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संविधान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और संविधान के महत्व को लेकर अपने विचार भी साझा किए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और संविधान इस भारत की पहचान, इस भारत का स्वाभिमान। देश आज इसी स्वाभिमान का जश्न मना रहा है, क्योंकि देश जब गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नई शुरुआत के लिए खड़ा हुआ, तब इस देश का मार्गदर्शक बना हमारा संविधान। वो हमारा संविधान ही है जो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। लोकतंत्र की पूरी परिभाषा भी इसी संविधान की देन है, और इस परिभाषा को गढ़े आज 75 साल हो चुके हैं, क्योंकि भले ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन इसे अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सबसे पहले संविधान में समानता के अधिकार की चर्चा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का भी जिक्र किया। संविधान के अंदर हमारे ये सिस्टम था, अधिकार नहीं थे। अधिकार जब व्यक्ति को मिलते हैं तो यही वो पवित्र संविधान है जिससे हमें अधिकार मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से, क्योंकि इस राष्ट्र से अलग राष्ट्र, इस संविधान से अलग संविधान वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था। परंतु जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो एक वहां पर वाल्मीकि समाज, जिस समाज को 67 वर्षों के बाद अपना वोट देने का अधिकार मिला है, नहीं तो उनको अधिकार ही नहीं मिल रहा था। यही इस संविधान की मूल जो भावना है, जो इसकी ताकत है, ये वही ताकत है कि व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत और सशक्त रखना, ये इसके मूल में, संविधान के मूल के अंदर है, जो ताकत आज उन लोगों को 67 वर्षों के बाद मिली। सीएम नायब सैनी ने आगे अपने संबोधन में संविधान दिवस का मतलब भी समझाया। जैसा कि बताया भी गया है, 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यही वह दिन है जब संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान दिवस का मतलब देश के नागरिकों में
संवैधानिक मूल्य के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। बता दें कि संविधान के 75 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से अगले 1 साल संविधान महोत्सव के रूप में मनाने का ऐलान किया गया। आज से अगले 1 वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह वर्ष हमें सदियों से लोकतंत्र में भारतीयों के विश्वास की याद को दिलाएगा। आज जब हम भारत को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जड़ें सदियों पहले हमारे पुरखों द्वारा स्थापित की गई पंचायत व्यवस्था में ही थी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके महत्व को जन जन तक पहुंचाना संविधान दिवस का उद्देश्य है। गौरतलब है कि एक मजबूत संविधान ही मजबूत देश की पहचान होती है और हमारे संविधान को मजबूती प्रदान करने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक इस पर मेहनत की गई। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को इसे देश भर में लागू किया गया, जिसके बाद हमारा देश गणतंत्र बना। लिहाजा उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। संविधान दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र के अलावा हरियाणा के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिनमें सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए और सभी ने अपने अपने विचारों से संविधान को मजबूती देने का दम भी भरा। देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री रणबीर गंगवा ने शिरकत की और कहा कि संविधान के बलबूते हमारा देश चल रहा है। वहीं यमुनानगर में जिला स्तरीय संविधान दिवस समारोह में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तभी संविधान हमारी रक्षा करेगा। महत्व का दिन है, गौरव का दिन है, क्योंकि आज के दिन जो संविधान जो बना था और कुछ उसके आर्टिकल आज के दिन भी लागू हुए थे और आज के दिन जो उसके ऊपर साइन होकर ये एक्ट बना था, तो आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 75 वर्ष हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट हुए हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में आज ये आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भारत रत्न थे, उनका जब 125वां जन्म जयंती समारोह मनाया गया, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन घोषणा की थी कि हर वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, इसको आयोजन किया करेंगे। बहुत हमारा एक हिस्टोरिकल डे है, महत्वपूर्ण डे है, दिन है, जहाँ पे हमारे आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बड़े बड़े जो फोरफादर्स थे, जिन्होंने मेहनत करके, चाहे वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बड़े बड़े लीडर्स हुए थे उस वक्त के, और 15 के करीब उसमें महिला भी शामिल थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पंचकुला सेक्टर 14 के महिला कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्णा बेदी ने शिरकत की और कार्यक्रम में शामिल लोगों के साथ संविधान रक्षा की शपथ ली। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने शिरकत की और कहा कि संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। देश के संविधान में प्रत्येक नागरिकों को समानता और आगे बढ़ने का अवसर दिया है। करनाल में भी संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण पहुंचे और कहा कि देश संविधान से ही चलेगा और संविधान का पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़ा महत्व का दिन है, गौरव का दिन है, क्योंकि इसी दिन संविधान बना था।
ये दुर्भाग्य है, मैं ये कहूँगा इस देश का कि हमारे बहुत ही खूबसूरत हमारा संविधान है और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हमारे देश के अंदर है, और लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष होता है, और जो पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका इस टाइप की होनी चाहिए कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कार्य करते हैं, और अगर कोई गलत काम करे उसको आलोचना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में संविधान दिवस मनाया गया और देश के अंदर हर जिले के अंदर ये मनाया गया ताकि हम अपने अधिकारों से जानकारी रखें और संविधान की रक्षा करें और संविधान हमारी रक्षा करें। आपको बता दें कि हर वर्ष 26 नवंबर राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संविधान दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि हमारे देश के महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी संविधान को याद करने का दिन है, जो भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। सूर्या समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत, यमुनानगर से सुनील कुमार, पंचकुला से तारा ठाकुर, भिवानी से इंद्रवेश दुहन और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की, जिसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरियाणा समेत 4 प्रदेशों की कुल 6 सीटों के लिए 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और उसी दिन शाम को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए किन 4 प्रदेशों में कैसे कब चुनाव होने। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 6 रिक्त सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। 20 दिसंबर की शाम को ही रिजल्ट भी जारी होगा। 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया और 10 दिसंबर को नामांकन की लास्ट डेट होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटें हैं जिन पर राज्यसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। हरियाणा 1, ओडिशा 1, पश्चिम बंगाल 1 और आंध्र प्रदेश में 3 सीटों पर होंगे राज्यसभा के लिए उपचुनाव। हरियाणा में भी राज्यसभा की 1 सीट खाली है। दरअसल कृष्णलाल पवार ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 14 अक्टूबर को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली है। आपको बता दें कि हरियाणा से जो भी सांसद चुना जाएगा उसका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक रहेगा। देखना होगा कि बीजेपी इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। और अब बात चंडीगढ़ में हुए बम धमाकों की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाशों ने मशहूर रैपर बादशाह के नाइट क्लब को निशाना बनाया और एक के बाद एक 2 बम धमाके किए गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई। सुबह एक के बाद एक 2 धमाके और धमाके से दहला चंडीगढ़। चंडीगढ़ को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है। नाइट क्लब को निशाना बनाया गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क की दूसरी साइड से आया और नाइट क्लब पर बम फेंककर मौके से फरार हो गया। हालांकि बम फेंकने वाला शख्स कौन था, पुलिस अब तक इसका कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई है। We have just received a message कि किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। 3:25 में कॉल आई हुई है कंट्रोल रूम में। उसके बाद हमारा ईओ इधर आता है, वो आके देखता है तो यहाँ शीशे शूशे टूटे हुए हैं। नाउ वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। दैट्स ऑल। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जानकारी के अनुसार जिन 2 नाइट क्लबों को निशाना बनाया गया है, उसमें एक मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह का बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे टाइम अंदर काम कर रही थी, गार्ड वगैरह सब वहीं थे। तो पहले हमारे को एक बम जैसे पटाखे की आवाज आती है वैसी आई। अच्छा, कहाँ से? इधर से? हाँ, पीछे से आई। मतलब कि हमारे शोरूम से 2-4 शोरूम। अच्छा। हमें 12 के बाद में पता लगा। फिर हमने सोचा क्या नाम है कि चलो नॉर्मल आवाज है, कोई बात नहीं। हम उस आवाज पे नहीं, आवाज तेज थी। हाँ, उस पे आवाज पे हम नहीं उठे। जो पहली आवाज आई वो हमारे को कम आई,
तुम कहाँ पे थे? हम अंदर अपने ड्योरा के अंदर। अच्छा। अपने ड्योरा में थे हम सब। इधर फॉरेंसिक टीम इस घटना का सबूत जुटाने में लगी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस अब तक बम फेंकने वाले शख्स को ढूंढ नहीं पाई है। धमाके के कारण क्लब के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। हालांकि घटना सुबह 4 बजे हुई, इसीलिए इसमें किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि पिछले 2 महीने में चंडीगढ़ को दूसरी बार दहलाने की कोशिश की गई है। इससे पहले 12 सितंबर को एक घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था और अब नाइट क्लब को निशाना बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस उस घर पर हुए हमले का भी कोई सुराग नहीं जुटा पाई और अब नाइट क्लब पर हमले के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस सिर्फ इतना ही पता लगा पाई है कि धमाके में देसी बम का इस्तेमाल किया गया है। चंडीगढ़ में हुए धमाकों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर नाइट क्लब को निशाना बनाने के पीछे बदमाशों की मंशा क्या थी? क्या रैपर बादशाह बदमाशों के निशाने पर हैं? क्योंकि इससे पहले भी पंजाब में कई सिंगर बदमाशों के निशाने पर आ चुके हैं। हालांकि पुलिस इसमें निजी दुश्मनी या फिर वसूली का शक जता रही है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई करती है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में हमने आपको बताया जो खबरें जुड़ी है सीधा आपसे और जिनका सीधा सरोकार आपसे। ऐसे ही कल फिर होंगे हाजिर बिग न्यूज बिग शो में और बताएंगे आपको आपसे जुड़ी खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।